नमस्कार, 4 बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और आज की पहली बड़ी खबर में हम बात करेंगे गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। वहीं दूसरी बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां योगी कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। क्या है प्रस्ताव, इसी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। तीसरी बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है, जहां पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कांग्रेस की यात्रा के साथ 17 उपयात्राओं की भी जानकारी दी है। चौथी और आखिरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले से है, जहां धान उपार्जन केंद्रों पर अव्यवस्थाओं का अंबार लगा है। तो आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबर। तो चलिए शुरू करेंगे पहली बड़ी खबर। चुनाव आयोग ने गुरुवार को गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। गुजरात विधानसभा चुनाव 2 फेज में होंगे। 182 सीटों के लिए हो रहे इस चुनाव में 1 दिसंबर को 89 सीटों पर और 5 दिसंबर को 93 सीटों पर वोटिंग होगी। नतीजे 8 दिसंबर को यानी कि हिमाचल विधानसभा चुनाव के साथ आएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने गुजरात में मोरबी पुल हादसे पर दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि गुजरात में इस बार 4.6 लाख लोग यानी कि 4.5 लाख से भी ज्यादा लोग पहली बार वोट करेंगे। सीईसी राजीव कुमार ने कहा, कोई ईवीएम पर सवाल उठाता है और वो चुनाव जीत जाता है तो सवाल बंद हो जाते हैं। हमारा मकसद निष्पक्ष चुनाव कराना है और चुनाव आयोग आज नहीं बना, हमेशा से ही हमारी निष्पक्षता जग जाहिर रही है। कैंडिडेट एक्शंस एंड आउटकम्स एक्चुअली स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो मैं आपको कितना भी बोल के समझाने की कोशिश करूं, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि हमारे जो एक्शंस हैं, जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं, वो सही है कि है नहीं। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे रिजल्ट सही नहीं है जो निकल के आते हैं, तो संभवतः ये इंडियन वोटर का बहुत बड़ा अपमान है। इलेक्शंस आफ्टर इलेक्शंस सिंस द कंट्री हैज गॉट इंडिपेंडेंट, large number 14-15 large number of assembly elections, results have shown that at times those who are critical of the commission have got surprising results. I don't want to go into details as to how many times it has happened, लेकिन जो भी पार्टी किसी भी कारण से या जो भी कैंडिडेट किसी भी कारण से कुछ सवाल उठाते रहे हैं, जब रिजल्ट आए तो उनको मालूम हुआ, अरे ये तो सवाल मुझे नहीं उठाना चाहिए था, तो मेरे फेवर में ही रिजल्ट आ गया। एक्शंस एंड आउटकम्स एक्चुअली। तो आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बार गुजरात में जो चुनाव होंगे वो 2 फेज में होंगे। तो पहले चरण में चुनाव 1 दिसंबर को होगा और दूसरा 5 दिसंबर को होगा। 1 दिसंबर को 89 सीटों पर और 5 दिसंबर को 93 सीटों पर वोटिंग होगी। और इसी के साथ ये भी बता दें कि परिणाम 8 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। हिमाचल विधानसभा चुनाव के साथ ही गुजरात विधानसभा के चुनावों का परिणाम भी घोषित किया जाएगा। और आपको बता दें कि चुनाव की तारीखों का जब ऐलान किया गया तो इस ऐलान से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने गुजरात में जो दर्दनाक हादसा हुआ, मोरबी पुल हादसा, उस पर उन्होंने दुख जाहिर किया और उन्होंने बताया कि इस बार 4.5 लाख से ज्यादा लोग मतदान करने वाले हैं। ये 4 लाख लोग ऐसे हैं जो पहली बार वोट करेंगे, यानी इसमें युवाओं की संख्या जो है आप देख सकते हैं। इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव में युवाओं की संख्या 4.5 लाख है। सीईसी राजीव कुमार ने यह भी कहा कि उनका मकसद है निष्पक्ष चुनाव कराना और चुनाव आयोग की कोशिश यही है कि निष्पक्ष चुनाव हो और हमेशा से ही ये निष्पक्षता जग जाहिर रही है। I don't want to go into details as to how many times it has happened. तो अब हमारे साथ जुड़ गए हैं एएल द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। एएल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। तो देखिए, आज गुजरात विधानसभा की तारीखों का ऐलान हो गया है और
ऐसा देखा जा रहा है कि इस बार चुनाव जो है वो 2 चरणों में होने वाले हैं, यानी पहले फेज में जो चुनाव होगा, जो मतदान होगा वो 1 तारीख को होगा और दूसरा जो है वो 5 दिसंबर को होना तय किया गया है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर 2 चरण में चुनाव आयुक्त ने आज जो घोषणा की है और कहीं ना कहीं इसका परिणाम जो है वह 8 दिसंबर को जारी होगा। और गुजरात के चुनाव बहुत ही अहम चुनाव और महत्वपूर्ण चुनाव माने जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक तरह से सेमीफाइनल हम कह सकते हैं, क्योंकि आने वाले कुछ समय बाद ही देश में लोकसभा के चुनाव हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश के चुनाव हैं, अन्य चुनाव भी लगातार लगे हुए हैं। तो इस चुनाव को काफी अहम और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी ALG, इसमें यह भी देखने को मिल रहा है कि ये जो चुनावों के तारीखों का ऐलान आज हुआ है, क्या इसमें ये बात सच है कि जो तारीखों का ऐलान किया गया इसमें कहीं ना कहीं देरी हुई है? जी नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है और वह भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए, आने वाले 30 त्योहार जो होते हैं उनको देखते हुए, एग्जाम्स को देखते हुए, सभी भौगोलिक स्थितियों और सभी कर्मचारियों का फीडबैक लेने के बाद, जायजा लेने के बाद उसके आधार पर चुनाव की घोषणाएं करी जाती हैं, जिससे कहीं ना कहीं किसी कोई प्रकार की समस्या ना हो और मतगणना जो है वह समय पर पूर्ण हो और जनादेश देश को मिल पाए। तो ये कहीं कहना जल्दबाजी है और ये कहना बिल्कुल भी गलत है कि ये चुनाव की घोषणाओं की तारीख लेट हुई, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो है वह एक सतत प्रक्रिया करता है और लगातार चुनाव को देखते हुए, जो चुनाव चल रहे हैं अन्य राज्यों में उसको देखते हुए तारीखों की घोषणा की गई है और परिणाम जो है वह 8 दिसंबर को आएंगे। जी ऐसा खबरें ये भी थी कि क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है गुजरात के दौरे पर, और ऐसे में मोरबी ये जो हादसा वहां पर हुआ, ये जो दुखद घटना वहां पर हुई, इसे भी जोड़कर देखा जा रहा था कि हो सकता है कि ये जो हादसा हुआ है इस वजह से भी चुनाव आयोग जो है चुनावों की जो तारीख है उसे डिक्लेयर करने में 2-3 दिन या आगे हो सकता है। और ये खबरें सामने आ रही हैं कि शायद यही वजह रही है कि ये जो आज घोषणा की गई है चुनावों की तारीख की, आज 3 नवंबर को जो घोषणा की गई है, शायद अगर ये हादसा ना हुआ होता तो शायद ये पहले भी घोषित की जा सकती थी। नहीं, यह कहना एक जल्दबाजी होगी, क्योंकि देखिए मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि जो चुनाव आयोग है वह एक स्वतंत्र एजेंसी है और वह जागरूक मतदाताओं का, अन्य राजनीतिक दलों का, वहाँ के बुद्धिजीवियों का, सभी लोगों का सर्वे कराने के पश्चात, कर्मचारियों का सर्वे कराने के पश्चात चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाता है। हाँ, लेकिन जो एक अभी मोरबी में एक जो हादसा हुआ है वह बहुत ही दुखद हादसा है और उसमें कई लोग हताहत भी हुए हैं, तो वहाँ पे बचाव कार्य भी लगातार चल रहा है। लेकिन उसको चुनाव से जोड़ना ये कोई विषय नहीं है, क्योंकि यह एक सतत प्रक्रिया है और उसके आधार पर चुनाव आयोग स्वतंत्र एजेंसी है, वह अपना कार्य करती है। राजनीतिक दलों की अगर हम बात करें तो राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और लगातार रैलियां वहां पर चल रही हैं। अन्य क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी लगातार अपनी रैलियां हैं जो वो कर रही हैं, जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और अब देखना यह है कि चुनाव किस मोड पे जाता है, किस प्रकार से वहां पे वोटिंग होती है, क्योंकि जिस प्रकार से रिपोर्ट कह रही है कि इस बार युवा मतदाता ज्यादा से ज्यादा सहभागिता करने वाले हैं और चुनाव में मतदान करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं युवा मतदाता किस प्रकार मतदान करेंगे और किस राजनीतिक दल को मतदान करेंगे, यह बहुत ही अहम हो जाएगा, क्योंकि जिस पार्टी, जिस राजनीतिक दल में युवा मतदाता मतदान करेंगे, कहीं ना कहीं उसको जनादेश मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल, जैसे कि हमने चर्चा की कि बीजेपी है, कांग्रेस है या बाकी राजनीतिक दलों की बात करें, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं जो केजरीवाल जी हैं वो बहुत ज्यादा जो है सक्रिय नजर आ रहे हैं। गुजरात में उनकी सक्रियता बनी हुई है और अपनी पकड़ मजबूत करने की गुजरात में वे अच्छी खासी कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में क्योंकि युवाओं की संख्या यहाँ पर ज्यादा है, तो क्या लगता है कि इस बार क्या आम आदमी पार्टी को यहाँ से जितना एक्सपेक्ट वो कर रही है कुछ हासिल हो सकता है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अगर हम पूर्व में चुनाव के परिणाम देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी करीबन 99 सीटों पे सिमट गई थी, मतलब नर्वस 90s का वो शिकार हो गई थी। और कांग्रेस जो है वह करीब 77 सीटें उसको कांग्रेस में गुजरात विधानसभा में मिली थी और वह उसने विपक्ष की भूमिका निभाई है। अभी हम देख रहे हैं एक तृतीय दल जिसको हम आम आदमी पार्टी कह रहे हैं, अन्य दल भी वहां कार्य कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वह बहुत ही सक्रिय रूप से गुजरात की विधानसभाओं में अपनी रैलियां और जनसंपर्क कर रही है। और इसके जो युवाओं का रुझान है वह कहीं ना कहीं
भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी से कहीं ना कहीं अलग होते हुए आम आदमी पार्टी की तरफ वह कहीं ना कहीं अपना मत बना रहे हैं। लेकिन यह कहना एक जल्दबाजी होगी कि वह किसको वोट देंगे, वोट का परसेंटेज शेयर क्या होगा, कहां पर वह वोट डालेंगे, यह कहना एक जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मुख्य तौर पर अब जो जहां तक अनुमान लगाए जा रहे हैं और जो राजनीतिक पंडित हैं उनका ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो चुनाव है वह कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के मध्य हो गए हैं, क्योंकि कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है वहां ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें जा रहे हैं और जो उसके कार्यकर्ता हैं वह उस यात्रा में सहयोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गुजरात में कार्यकर्ताओं की कमी हो रही है और उस प्रकार से रैलियां कांग्रेस वहां पर नहीं कर पा रही है। लेकिन जो अन्य राजनीतिक दल हैं वह अपनी सक्रिय भूमिका लगातार गुजरात के विधानसभा चुनाव में बनाए हुए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी प्रमुख है। जी बिल्कुल एयर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी आपने जो भी हमें दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहली बड़ी खबर में हमने बात की, गुजरात विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इस बार चुनाव 2 फेज में होगा। और इसी के साथ अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। योगी कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इसमें महानिदेशक स्कूल शिक्षा नीति पास की गई है। अब बेसिक और माध्यमिक दोनों शिक्षा विभागों का एक ही महानिदेशक होगा। पहले सिर्फ बेसिक शिक्षा विभाग में महानिदेशक की व्यवस्था थी। कैबिनेट मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि पहले सिर्फ बेसिक शिक्षा विभाग में महानिदेशक जिम्मेदारी संभालते थे। अब डीजी स्कूल शिक्षा बेसिक और माध्यमिक दोनों का काम देखेंगे। डीजी स्कूल के नियंत्रण में माध्यमिक और बेसिक शिक्षा के सभी विभाग और कार्यालय होंगे। सरकार का दावा है कि कक्षा 1 से लेकर 12 तक की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। से संबंधित नहर निर्माण हेतु सिंचाई विभाग की भूमि उपलब्ध कराए जाने के संबंध में ये मैटर है 1972 से यह चल रहा था। इसमें लगभग 14 लाख हेक्टेयर सिंचाई और 9 जिले प्रभावित होंगे। हमने मेन नहर तो बना दी, लेकिन साइड की रजवाहे और माइनर बनाने के लिए हमको जमीन नहीं मिल रही थी, तो उसको हमने एक्सचेंज किया है। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई थी। उस कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार के ऊपर यह जमीन का परिवर्तन हुआ है। इसमें कैंपियरगंज, जो खास तौर से जनपद सिद्धार्थनगर का हिस्सा है, वहां से जो कैंपियरगंज की शाखा 25 किलोमीटर से लेकर 39 किलोमीटर के मध्य जो स्थान आता है, उसमें खास तौर से रजवाहों और माइनर्स का निर्माण हो सकेगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं तीसरी खबर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश में भी उत्साह देखा जा रहा है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश 17 उपयात्राएं भी निकालेगी। यहां उपयात्रा सभी विधानसभा क्षेत्र से होकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होगी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा में प्रदेश के सभी जिलों की सहभागिता हो, इसके लिए 17 उपयात्राओं का स्वरूप तैयार किया गया है, जो प्रदेश के सभी जिलों से होकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। वहीं अजय सिंह ने प्रदेश में हो रही खाद की किल्लत और उसके लिए पूर्व की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराने पर सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया के आरोप पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ये एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव मूवमेंट को सुभाष यादव के समय शुरू हुआ था, उसे खत्म कर दिया है। मूल बात यह है कि व्यापारियों को फायदा पहुंचाने वाली नीति के चलते खाद्य संकट हो रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रांत है भौगोलिक दृष्टि से। जो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है राहुल गांधी जी की, वो बुरहानपुर से आगर मध्य प्रदेश के मेरे ख्याल से एक 5वां हिस्सा के अंदर ही वो यात्रा निकल रही है। इसलिए सोचा गया कि हर जिले की सहभागिता हो, वहाँ के लोग भी यात्रा से जुड़े, इसलिए 17 यात्राओं का स्वरूप बनाया गया है और मध्य प्रदेश के हर अंचल से, हर जिले से गुजरती हुई 4-5 पॉइंट में बुरहानपुर, इंदौर, उज्जैन, आगर में ये यात्राएं समाप्त हों। चाहे एक दूसरे का आरोप लगाते रहे, लेकिन कोऑपरेटिव मूवमेंट जिसके सुभाष यादव जी के समय पर जो एक मूवमेंट शुरू हुआ था,
उसका आज बिल्कुल ही सफाया हो गया है। अब भदौरिया जी कमलनाथ जी के ऊपर आरोप लगाएं, कमलनाथ जी शिवराज सिंह जी के ऊपर आरोप लगाएं, ये अलग बात है, लेकिन संकट इसलिए है, मूल बात यह है कि व्यापारियों को फायदा मिले और सिर्फ उतना। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता कृष्णा शर्मा से। न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कृष्णा जी, राहुल गांधी की ये जो कांग्रेस की यानी कि भारत जोड़ो यात्रा जो है ये मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है और इसको लेकर क्या कुछ तमाम तैयारियां मध्य प्रदेश में की जा रही, किस तरह का उत्साह प्रदेशवासियों में देखने को मिल रहा है? हर्षिता, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है। मध्य प्रदेश में निश्चित तौर से तैयारियों का सिलसिला जारी है और आज कमलनाथ के निवास पर भी बैठक है। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में 17 उप यात्राएं भारत जोड़ो यात्राओं के तर्ज पर निकाली जा रही हैं, वो एक खास बात है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल को इसका प्रभारी बनाया गया है और उन्होंने आज से ये उप यात्राएं शुरू भी कर दी हैं। हर जिलों से अलग अलग यात्राएं निकलेंगी, 17 उप यात्राएं निकाली जाएंगी और वो पूरी उप यात्राएं राहुल गांधी की जब 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में यात्रा प्रवेश करेगी तब ये उप यात्राएं जाकर वहां से मिलेंगी और राहुल गांधी से जो उप यात्रा के सदस्य हैं वो जाकर मुलाकात करेंगी। तो यानी कि ये जो सदस्य मुलाकात करने वाले हैं और राहुल गांधी जब यहां मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगे तो ऐसे में कहां पर व्यवस्था की गई है? ये जो 17 उप यात्राओं की हम चर्चा कर रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था यहां पर की गई है? जो राहुल गांधी से आकर समागम इन सभी यात्राओं का कहां पर होने वाला है? देखिए, 17 उप यात्राओं का समागम बुरहानपुर और उज्जैन महू में होगा। अलग अलग जगह के लिए अलग अलग उप यात्राओं के मिलन का कार्यक्रम रखा गया है जो राहुल गांधी से मिलेंगे कार्यकर्ता। लेकिन 17 उप यात्राएं जिस तरह से मध्य प्रदेश में निकाली जा रही हैं और जिस तरह से 2023 में विधानसभा चुनाव है उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी तैयारी में लगी हुई है और इन उप यात्राओं के माध्यम से जनता तक कांग्रेस पहुंच रही है और उप यात्राओं को जाके राहुल गांधी से मिलना और ये सब 2023 के लिए ही किया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस 2023 में मध्य प्रदेश में सरकार बनाना चाह रही है। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है उसमें ये उप यात्राएं निकाली गई हैं और ये उप यात्राएं राहुल गांधी से जाकर मिलेंगी। यानी कि विधानसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस जुटी हुई है और ऐसे में ये भी देखने को मिल रहा है कि अजय सिंह ने जो है पलटवार किया है। जो खाद की किल्लत को लेकर बात कही जा रही थी, यहाँ पर सहकारिता मंत्री ने जो आरोप लगाया था उस पर भी उन्होंने पलटवार किया है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में खाद की कमी है और उसको लेकर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और अजय सिंह राहुल ने भी इसी बात का जिक्र किया है कि जिस तरह से पहले से सिस्टम बना हुआ था अब बीजेपी सरकार में वो सिस्टम नहीं है और लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है सिर्फ। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस ने सुभाष यादव के टाइम पे समितियां बनाई थी और डायरेक्ट किसानों को खाद मिल रहा था, आज किसानों को समितियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और बाजार का रुख करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल कृष्णा जी, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीसरी बड़ी खबर में हमने बात की जहां पर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है और इसको लेकर तमाम तैयारियां पार्टी की तरफ से की जा रही हैं। और चलिए अब बढ़ेंगे चौथी और आखिरी बड़ी खबर की ओर, जहां एक और राज्य सरकार किसानों के दाना दाना धान खरीदने का लक्ष्य लेकर 1 नवंबर से ही धान खरीदी कार्य शुरू कर दिया है और सभी धान खरीदी केंद्रों में व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश जिला अधिकारी को दिए हैं। बावजूद इसके नारायणपुर जिले के कई धान उपार्जन केंद्रों में अव्यवस्था का माहौल है। मामला नारायणपुर जिला मुख्यालय के पास के गढ़ बेंगाल धान उपार्जन केंद्र और झारा धान उपार्जन केंद्र का है, जहां भारी अव्यवस्था का माहौल देखने को मिला। दोनों ही केंद्रों में धान खरीदी के बाद धान को सुरक्षित रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। इतना ही नहीं, गढ़ बेंगाल धान उपार्जन केंद्र में खरीदी प्रभारी नदारद पाया गया है। वहीं कुछ किसानों ने झारा धान उपार्जन केंद्र के अक्सर बंद रहने की भी बात कही है। हम लोग पट्टा के लिए आए हैं सर, पट्टा जमा किए हैं और कितने दिनों से आ रहे हो? हम लोग 3-4 बार हो गया सर।
हम लोग ऐसे ही आते हैं और जाते हैं, यहाँ कभी खुलता भी नहीं है सर। नहीं, खुलता ही नहीं है। खुलता नहीं है। और जब एक बार भी आप आज खुला हुआ है, आज हम लोग यहाँ खुला वाला को आज ही हम लोग दिखाए सर। आज ही देखे हो? तो आप लोग देखे। तो यहाँ पे क्या बोल रहे थे संचालक, क्या बोले? अभी तो आए हैं सर, वो नहीं घुसे हैं। यहाँ धान चबूतरा केंद्र बन रहा है, इस साल सैंक्शन हुआ है, उसको अभी तत्काल बना के देना है, इसलिए यहाँ काम चालू बिल्कुल आएगा, क्योंकि कम से कम ढलाई होने से कम 15-20 दिन मतलब होना चाहिए। आनंद फानंद में होगा तो थोड़े तो दिक्कत होगा। करीबन 2-3 सप्ताह हो गया यहाँ काम चल रहा है, और बस यही वाला सीमेंट और ये जो गिट्टी, ये छड़-बड़, ये वाला काम हो गया 2-3 सप्ताह। बस इसको फिर वो किए, बराबर किए, इसको झाड़े, ये सब हो के मतलब 4 सप्ताह हो गया। क्या बना रहे हैं आप? यहाँ धान चबूतरा बन रहा है। धान चबूतरा बन रहा है, धान खरीदी चालू हो गई है और धान चबूतरा अभी बनाया जा रहा है। क्यों परेशानी होगा? धान तो अभी मतलब फसल कटाई हो रहा है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीदी का कार्य शुरू हो गया है। सरकार ने तमाम कोशिशें की कि धान खरीदी का कार्य सुचारू रूप से चले, कहीं किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, अनियमितता ना हो, लेकिन बावजूद इसके तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नारायणपुर जिले की। यहां पर कई धान उपार्जन केंद्रों में अव्यवस्था देखने को मिली है। यहां पर धान को सुरक्षित रखने के लिए भी कोई खास व्यवस्था नहीं की गई है। यहां पर गढ़ बंगाल धान उपार्जन केंद्र की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों का आरोप है कि खरीदी प्रभारी भी मौके से नदारद पाए गए हैं, और कुछ किसानों का यह भी कहना है कि जो झारा धान उपार्जन केंद्र है, यहां पर इसके अक्सर बंद रहने की शिकायत भी लोगों ने की है। तो ये तमाम असुविधाएं लोगों को झेलनी पड़ रही हैं, किसानों को झेलनी पड़ रही हैं, जहां बात सरकार सभी तरह की सुविधाओं की करती है, सभी तरह की व्यवस्थाओं की करती है। ऐसे में नारायणपुर जिले की कुछ धान उपार्जन केंद्रों की ये तस्वीरें हैं, कुछ केंद्रों का ये मामला है जहां पर भारी अव्यवस्था, भारी अनियमितता देखने को मिल रही है। चलिए अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी और लेंगे हमारे संवाददाता आकाश सिंह से, नारायणपुर से हमारे साथ जुड़ गए। आकाश जी, सरकार तमाम कोशिशें कर रही है कि ये जो धान खरीदी का कार्य शुरू किया गया है, इसे सुचारू रूप से आगे भी चलाया जाए, लेकिन नारायणपुर जिले की कुछ तस्वीरें हम देख रहे हैं। यहाँ पर धान उपार्जन केंद्रों में काफी अनियमितताएं, काफी अव्यवस्थाएं देखने को मिली हैं। जी, जब हम कल झारा के धान खरीदी केंद्र पहुंचे थे, तो वहां पर जब हम पहुंचे तो देखने को मिला है कि वहां पर किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं बनाई गई थी, और लगातार वहां पर जब हमने बात करने की कोशिश की खरीदी प्रभारी से, तो वो पहले तो सवालों से बचते नजर आए। फिर उन्होंने बोला कि ये जो धान अभी कटाई का दौर चल रहा है, तो इस कारण से हम अभी यहाँ पर धान आना चालू नहीं हुआ है, तो इसलिए हम अभी कोई भी व्यवस्था नहीं बनाए हैं, ऐसे बोल के वो अपने यानी बातों से अपने जो कार्य है उससे बचते नजर आए। तो यानी कि केवल ये सवालों से बचते नजर आए हैं, और जो तमाम तरह की परेशानियां लोगों को हुई है, किसानों को हुई है, उसका क्या उसकी शिकायत लोगों ने कहीं नहीं की है? जी, जब हम वहां पहुंचे तो एक किसान अपना पट्टा लेके आए हुए थे, ये चेक करने की कि धान उसका कितना कुंटल धान वो लेके आएगा और कितने रकबे में उसका धान हुआ है और कितना कुंटल लेके आएगा और कितना बेचना है, उसके बारे में जब जानकारी लेने आया था तो वो बता रहा था कि 3-4 दिन कंटिन्यू वह झारा के धान उपार्जन केंद्र पहुंचा था, लेकिन वहां पर कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था, जिस वजह से उसे 2-4 दिनों से परेशानियां हुई है। लेकिन आज जब हमारी टीम वहां पहुंची थी तो उस समय धान उपार्जन केंद्र खुला हुआ था, और उसी समय आनंद फानंद में जल्दीबाजी में नेटवर्क सुविधा दुरुस्त करके उस व्यक्ति का जो पट्टा है वो चेक किया गया और धान के बारे में उसके जानकारी दी गई कि कितना धान उसे लेकर आना है। जी, यानी कि काफी उदासीन रवैया, लापरवाह रवैया वहां पर अधिकारियों का, जिम्मेदारों का देखने को मिल रहा है। आकाश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आपको बता दें, चौथी और आखिरी खबर में हमने बात की जहां पर छत्तीसगढ़ में धान खरीदी केंद्रों पर काफी अनियमितताएं, व्यवस्थाएं देखने को मिली। सरकार के प्रयासों को भी लोग यहां पर फेल करते नजर आ रहे हैं और अपनी ड्यूटी से, जहां उनकी उपस्थिति होना अभी लाजमी है, अभी जरूरी है, वहां से भी लोग नदारद नजर आए, जिस कारण किसानों को और वहां मौजूद लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।